After studying property of charge, additive nature, quantization and conservation, we'll discuss here the interaction between the two positive or negative positive charges. Is it here? So yesterday I gave you some numerical questions based on this here. Open the worksheet. That worksheet will help you to understand the numeric concept in the chapters more clearly. जब आप इसको स्टडी करते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इज इट हियर, तो इसमें आपको और कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाता है. इज इट? अगर आपका कॉन्सेप्ट रॉन्गली गेन हुआ है या आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर नहीं है, तो योर न्यूमेरिकल्स आंसर विल नॉट कम. इज इट हियर? सो दीज क्वेश्चंस यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड हियर. क्लास असाइनमेंट 1 मैंने कर दिया था और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे. इज इट हियर? यू विल सी द सम मोर न्यूमेरिकल्स हियर दैट how many electrons would have to be removed from a copper penny. A copper penny, copper का एक coin type का object है. Is it here? To leave it with positive charge of 10 raised to the power minus 7. What the concept is कि अगर copper का penny इतना चार्ज से चार्ज हो गया 10 raised to the power minus 7, is it here, से चार्ज हो गया, तो is asking here that what question is being asked here with a positive charge. तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इस चार्ज को कितने इलेक्ट्रॉन्स ने बनाया होगा. इज इट हियर? तो ऑब्वियसली वी आर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर मेकिंग द चार्ज. तो विच कंसेप्ट वी विल यूज हियर? दैट क्वांटाइजेशन. तो योर रिस्पॉन्स इज जस्ट चेकिंग कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर है. इज इट हियर? तो हाउ विल वी वन सॉल्व दैट हियर? सो सिंस q इज इक्वल टू प्लस माइनस ne, हियर यू विल राइट, और q इज व्हाट गिवन हियर 10 raised to the power minus 7, एन हमें फाइंड करना 1.6 into 10 raised to the power minus 19. By solving numerically we can obtain the value of, not needed to solve. मतलब कॉन्सेप्ट आपको क्वांटाइजेशन का क्लियर है कि नहीं? दिस इज द ऑब्जेक्टिव हियर. होप क्लियर राइट नाउ? चलिए आगे बढ़ते हैं प्लीज. कैलकुलेट द नंबर चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल गिवन चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स. मींस व्हाट द क्वेश्चन? कैलकुलेट द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होगा? सो अल्फा पार्टिकल हाउ इट इज यस इक्वल टू इक्विवेलेंट टू हीलियम. राइट नाउ हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल हीलियम. तो हियर 2 और इट्स 4. सो वी आर टू फाइंड आउट चार्ज. कैलकुलेट द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल. तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना चार्ज है? तो ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव नेगेटिव. 2 हीलियम मतलब 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और 2 उसके पास. तो अगर आप कह रहे हैं कि हीलियम पार्टिकल्स, इफ विल टॉक अबाउट द हीलियम एटम, तो हीलियम एटम्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 क्या है? प्रोटॉन्स है. तो 2 पॉजिटिव चार्ज विल कंस्टिट्यूट एज ए 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19, and for electron 2 into 10 to the power 1.6 into 10 to the power minus 19. नेगेटिव पॉजिटिव टुगेदर विल मेक 0. तो इस तरह से हीलियम पे कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. सो वी कैन कैलकुलेट द सेपरेट चार्ज फॉर दैट हियर. 2 चार्ज अलग से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यू नीड टू गिव द इंफॉर्मेशन कि कितने एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स हैं. अगर जितने एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, इज इट हियर, सपोज दैट 4 प्रोटॉन्स आर हियर, दैट कितने प्रोटॉन्स है? 4 प्रोटॉन्स. तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय 2 प्रोटॉन्स एंड रिमेनिंग 2 प्रोटॉन्स विल हैव द चार्ज. इस तरह से आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे. कैलकुलेट द चार्ज ऑन सिमिलरली हियर Fe एटम्स 26 और न्यूक्लियस पे चार्ज बताना है आपको. तो न्यूक्लियस पे चार्ज का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट. इज इट हियर? सो दैट्स नो मोर टू सॉल्व दैट हियर. और आगे क्या सॉल्व करेंगे? सारे बात क्लियर है आपको? अब हम सीधे मेन कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं. इज इट हियर? हो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज वी हैव डिस्कस्ड हियर. नाउ टुडे विल डिस्कस हियर द कूलॉम्स लॉ. अब हम फोर्स के बारे में बात करें. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज द फंडामेंटल फोर्स. इज इट हियर? सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज व्हाट विल हैपेंस टू द 2 पॉजिटिव चार्ज. एक पॉजिटिव चार्ज आपने ये लिया. इज इट हियर? We have taken a positive charge here, that one positive charge we have taken here, is it or not? Q1, or another positive charge I have taken here, Q2. Is it here? As both the charge are carrying the same nature, दोनों का एक सा नेचर है. Is it here? So what will happen to there? मैंने उस दिन भी कहा था आपसे, according to the existence theory of the atom, कि एटम एग्जिस्ट क्यों करता है? एटम एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि एट द न्यूक्लियस देयर इज पॉजिटिव चार्ज और इसके चारों तरफ इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, इज इट हियर, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. तो दिस ऑल टुगेदर मेक अ सिस्टम ऑफ नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. टोटल पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड द इलेक्ट्रॉन्स आर देयर रिवॉल्विंग. राइट नाउ, और क्लाउड फॉर्म क्यों कहते हैं? कि बिकॉज देयर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एग्जैक्टली.
This concept well explained by uncertainty principle Heisenberg. Is it here? You had studied in the chemistry. Is it here? So these electrons are here, but they are attached with the nucleus. वो इलेक्ट्रॉन अटैच्ड हैं किससे? न्यूक्लियस से. तो न्यूक्लियस से क्यों अटैच्ड हैं? तो ऑब्वियसली जरूर कुछ ना कुछ तो मिल रहा है उनको. तो क्या मिल रहा है? अट्रैक्शन. तो एक नया फोर्स यहाँ पर आ गया, और वो कौन सा फोर्स कहते हैं इसे? दिस इज कॉल्ड ई फोर्स. इसका जवाब क्या है? ई फोर्स. सो विल डिस्कस हियर दैट कंसेप्ट ई फोर्स. Charles Augustin Coulomb gave the idea about the E force. E for electrostatic force. Is it here? तो आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज इट्स नेम इज सजेस्टिंग कि दो चार्ज के बीच में जो एग्जिस्ट करता है जो फोर्स, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक है. द टू वर्ड्स आर हियर बीइंग यूज्ड हियर. इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो वर्ड इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रिक समथिंग एल्स प्लस स्टैटिक. मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप डेवलप करेंगे कि आपने एक चार्ज लाया है रेस्ट में. वी ब्रॉट हियर अ चार्ज इनटू द रेस्ट. ये रेस्ट में ला लिया चार्ज आपने Q1, और एक और चार्ज हमारे पास में हियर इट इज व्हाट हियर Q2. ये दो चार्ज हैं. तो क्या ऐसा एग्जिस्टेंट सिंगल सिंगल चार्ज आप ऐसे ला रहे हैं जैसे बड़े टमाटर ला रहे हैं आप? इज इट हियर? क्या एक सिंगल चार्ज आप ला सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू? तो हम तो कहते हैं कि सिंगल चार्ज एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज. कैन वी ब्रिंग हियर दिस? ऑब्वियसली नो. लेकिन इसका कोई शेप और साइज तो होगा. तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये थियोरेटिकल अप्रोच है इसकी, कि इमेजिन करिए कि एक पॉजिटिव चार्ज आपका आया, तो दो पॉजिटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में जो ई फोर्स एग्जिस्टेंस होगा, उसी के बारे में चार्ल्स अगस्टिन कूलॉम का स्टेटमेंट है. इज इट हियर? तो दिस वी कैन स्पीक हियर इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक. ठीक है. So let start writing that कि what is electrostatic force. So when we have taken here the 2 point charges, अब एक नया word आ गया क्या? Point charge. Do write here this please. The force of electrostatic, that is Coulomb's law. Coulomb's law. The force of electrostatic and go on writing that. क्योंकि आप लिखते भी जाएंगे तो कुछ प्रैक्टिस होगी आपकी. सुनने में तो कल जो सुना था वो आज याद नहीं, लिख नहीं सकते. जो परसों सुना था आज नहीं लिख सकते. इसलिए go on writing that. The force of electrostatic between 2 point charge. 2 point charges will speak here. The force of electrostatic between the 2 point charges. अब यहाँ एक वर्ड आया the point charges. Why the word is coming point charges? Point शब्द क्यों आ रहा है? Point का मतलब ये होता है कि जब just like go to that point object, हमने 11th क्लास में पढ़ते हैं मैकेनिकल फिजिक्स में, कि एक ट्रेन 200 मीटर लॉन्गर ट्रेन ट्रेवल द 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस. हाउ इट इज पॉसिबल कि 200 मीटर लंबी ट्रेन 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कैसे चलेगी? मतलब द साइज मैटर द डिस्टेंस. क्यों? इसका साइज कितना बड़ा है और छोटा सा कैसे चलेगी वो कहानी नहीं थी हाथी और चींटी दोनों मिलकर सिनेमा घर गए, है ना? याद है कि हाथी ने चींटी का हाथ पकड़ा, बोले चल चढ़ जा सीढ़ी. इज इट हियर? कितना हाइपोथेटिकल नॉनसेंस कंसेप्ट है ये, है ना? और खासकर हाथी और चींटी. हाँ, आप गुपचुप भी खाएंगे मिल करके वो. तो कंसेप्ट यहाँ मैग्नीट्यूड्स और वैल्यू का है, मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन और वैल्यूज का है. इज इट हियर? तो टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज. तो पॉइंट चार्ज का मतलब कि चार्ज होल्डिंग करने वाले ऑब्जेक्ट इतना स्मॉलर है कि उसका साइज नेग्लिजिबल, ना के बराबर, नियर इक्वल टू 0. दिस इज कॉल्ड पॉइंट साइज. मतलब इट्स साइज डज नॉट मैटर, सिंपली अ प्योर चार्ज. बस चार्ज है और कुछ नहीं. इज इट द पॉइंट चार्ज? तो पॉइंट चार्ज, 2 point charges, the force of electrostatic between the 2 point charges is. तो ऑब्वियसली व्हाट इज दैट? तो एक पॉइंट चार्ज आपने ये ले लिया Q1 और एक और पॉइंट चार्ज आपने ये ले लिया, दैट इज व्हाट हियर Q2. तो द पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2. अब आप बोलेंगे सर इतने बड़े बड़े बनाए अपने, पॉइंट चार्ज कैसे हो गए? तो लो मैं पॉइंट चार्ज बना दिया यहाँ पर मैंने, ये देखो बना दिया. दिख रहा है क्या आप लोगों को? इज इट हियर? और पॉइंट वाला बनाता हूँ, देखिए ये बना दिया. अब दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा. तो अगर मैं ओरिजिनली बनाऊंगा दिखेगा कैसे आपको? इज इट? तो इसलिए पॉइंट चार्ज Q1 Q2.
द डिस्टेंस बिटवीन देम इज व्हाट, r, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r. तो ये अब यहाँ पर हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटी यू कैन सी दैट, एक है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और सेकंड है इनके बीच का डिस्टेंस. तो कूलम्ब्स स्टेटेड कि इनके बीच का जो ई फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इनके चार्ज मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है. इज इट हियर? हाउ कैन वी नो दैट हियर? तो लास्ट टाइम में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में. इलेक्ट्रोस्कोप मतलब समझे कि नहीं? तो इलेक्ट्रोस्कोप मतलब इस तरह से एक ऑब्जेक्ट होता है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे. इज इट ऐसा कुछ? और इसके एंड पर ऐसी दो फ्लिप्स होती हैं. इज इट? गोल्ड लीफ कह सकते हैं, फ्लिप स्टाइल में. इज इट हियर? और हियर व्हाट विल हैपन दिस, ये पॉजिटिव चार्ज सपोज दैट. तो ऑब्वियसली एक जब negatively charged object when you will bring toward this sphere, what will happen to this? Opposite charge will develop on this, और ये same charge will conduct here, that वही charge यहाँ travel करेगा. Is it or not? Got it? तो कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा और कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा. तो व्हाट विल हैपन टू दिस, ये फ्लिप हो जाएगा, ऐसा ओपन होगी ये फ्लिप. लीफ क्या करेंगे? ओपन हो जाएंगे, दे विल मूव ऑफ. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, रिपल्सन बिटवीन द टू चार्ज. मतलब ये सेम पॉजिटिवली चार्ज हो गई इसकी लीफ, इसलिए वो रिपल्सन कर रही है. तो ये डिपेंड करता है कि कितना चार्ज आपने दिया. तो एक्सपेरिमेंटली कूलम्ब्स ने इस बात को ऑब्जर्व किया, उसने कभी कम चार्ज दिया कभी ज्यादा. तो उनका जो ओपनिंग है, द डिस्टेंस बिटवीन द लीव्स इज दिस कैन डिटरमाइन कि व्हाट मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्ज हैज बीन गिवन टू दैट. और इस पूरी असेंबली को कहाँ रखेंगे आप? इस पूरी असेंबली को आप एक बॉटल के अंदर बंद कर सकते हैं. क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज दैट? तो ये एक टिपिकल इलेक्ट्रोस्कोप, ये आपका इलेक्ट्रोस्कोप है. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो, एक मिनट ना हर्ष, इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप बोलिए प्लीज. हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रेजेंस डिटेक्ट कर सकते हैं. प्रेजेंस डिटेक्ट करते हैं. एक स्टिक टाइप की रहती है और वो ऐसे डाइवर्ज करती है, उसका मतलब इसी का वो रफ मॉडल है. इज इट यार? अब हमने इस हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या है? वी हैव टेकन अप स्फेरिकल ऑब्जेक्ट राइट नाउ अटैच्ड विद द कंडक्टिंग रॉड्स. अब ये डिवाइस कैसे भी बना सकते हैं, बस ये कि एक कंप्लीट ज्योमेट्री होनी चाहिए. वो ट्रांसफर ऑब्वियसली चार्ज विल ट्रांसफर हुआ है. और यहां पर लिया आपने, व्हाट यू हैव टेकन. आप गोल्ड लीफ क्यों ले रहे हैं? व्हाई वी आर टेकिंग गोल्ड लीफ? क्या बात है? व्हाट इज द कॉज दैट वी आर टेकिंग द गोल्ड लीफ? क्या वजह है गोल्ड लीफ लेने की? तो लीफ वर्ड यू आर यूजिंग, लीफ वर्ड यूज कर रहे हैं कि नहीं आप? तो लीफ का मतलब क्या होता है? पत्ती, बहुत ही पतला, बहुत ही पतला. तो ड्यू टू द मेलेबिलिटी, इसकी हाई मेलेबिलिटी, वन फैक्टर की हाई मेलेबिलिटी, इट कैन बी टर्न इनटू अ थिन शीट, वेरी थिन शीट, इवन लाइक पेपर से भी पतला. तो वो आसानी से ओपन ऐसा हो जाएगा. इज इट? इजिली कैन द रिपल्शन बी डिटेक्टेड हियर, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग गोल्ड लीफ. क्लियर? वापिस आइए कूलम्ब्स लॉ पे. तो टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इनके बीच में रिपल्सन हो रहा है, तभी वो मूव ऑफ हो रही है. तो जब मूव ऑफ रही है, दूर जा रही है एक दूसरे से, तो दिस इज कॉल्ड दैट रिपल्सिव फोर्स. तो वही कूलम्ब्स ने यहां पर स्टेट किया कि ये फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है. तो इनके बीच डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा. इज इट हियर? तो द ई फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज इज, फर्स्ट इज व्हाट, इज गिवन बाय, या फिर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, इज, दो चीजें होंगी यहां पर. इज इट हियर? टू थिंग्स विल बी देयर. बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखिए प्लीज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज, here we can write first directly proportional, एक साथ स्टेटमेंट में लिख दीजिए प्लीज. is directly proportional to, directly proportional to, किसकी प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट ऑफ, मतलब दोनों चार्ज पे प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ what? Charges, magnitude of charges and magnitude of charges. Word proportional to, मतलब चार्ज मैग्नीट्यूड, इनकी वैल्यू बढ़ाने पे, चार्ज की वैल्यू बढ़ाने पे फोर्स बढ़ता है. उसी ने तो पैदा किया है. जब चार्ज डेवलप कर रहा है फोर्स को, तो उसको बढ़ाने पे फोर्स बढ़ेगा, फोर्स विल इंक्रीज हियर. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, द वर्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू? इनके बीच का डिस्टेंस। तो कैसा? तो अगर डिस्टेंस 2 कम करेंगे आप तो फोर्स 4 कम, फोर्स बढ़ जाएगा। मतलब इफ डिस्टेंस इंक्रीजिंग फोर्स डिक्रीजिंग, डिस्टेंस डिक्रीजिंग फोर्स इंक्रीजिंग। तो सच मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब दो क्वांटिटी इस तरह से रिलेटेड हो कि एक को बढ़ाने पे दूसरी घटे, दूसरी को घटाने पे वो बढ़े, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? प्रोपोर्शनलिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी। इज इट हियर? तो इनवर्सली, लेकिन कैसा? ये 2 बढ़ाएंगे तो ये 4 डिक्रीज होगा, इट विल इंक्रीज भी 3, तो हियर इट विल डिक्रीज 9, तो स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ व्हाट? ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, what? Square of the distance between the charges, square of the distance between the charges. Is it here? So that is this, ये सिचुएशन को पिक्चराइज किया, मतलब एक आइडिया हाउ टू राइट डाउन द आंसर इन आंसर शीट। इज इट हियर? तो इसलिए मैं लिख लिख के दिखा रहा हूँ, अदरवाइज वी कैन डायरेक्टली, बट इंट्रेंस एग्जाम पर्पस से हम इस कंसेप्ट का रेडीमेड यूज करेंगे। इज इट हियर? एंड डिफरेंट केसेस आल्सो विल डिस्कस हियर। सो दैट इज, नाउ यू हैव रिटन द स्टेटमेंट, नाउ यू विल राइट सिंबॉलिकली। हाउ विल यू राइट सिंबॉलिकली? तो दैट इज F proportional to Q1 into Q2 product, or second inversely proportional to, that is what here, inversely means 1 by R square. तो ये 2 things are there. तो दो 2 things या 2 relations at the same time will work. अलग अलग थोड़ी काम करेंगे कि पहले चार्ज कहेगा मैं काम कर लेता हूँ, डिस्टेंस बोलेगा मैं, अरे एक साथ काम करेंगे। इज इट हियर? तो combinedly what? F proportional to Q1 and Q2 divided by R square. Then what will hear this? And removing proportional sign. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, proportional sign removal का मतलब क्या होता है? What is the meaning of proportional sign removal? ये क्या चीज है ये? इंटरेस्टिंग कि इन चार्ज को आपने where you have taken these charges, इन दोनों चार्ज के बीच का माहौल क्या है, मीडियम क्या है? Is it here? तो एक हाइपोथेटिकल या स्टेट थियोरेटिकल अप्रोच वी आर जस्ट कैरिंग फॉर द ई फोर्स, ये थियोरेटिकल अप्रोच है। तो थियोरेटिकल अप्रोच की वजह से इनके बीच में मीडियम क्या है? इनके बीच में पानी है, इनके बीच में क्या है? ऑयल है, पेपर है, एयर है, व्हाट इज दैट हियर? मेटल है, नॉन मेटल्स है, इंसुलेटर है, क्या है इनके बीच में? जस्ट लाइक दैट हम इस कमरे में बैठे हुए, वी आर सिटिंग इन दिस रूम हियर। इस ऑडिटोरियम में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा बताइए प्लीज? ऑब्वियसली यहाँ एयर प्रेजेंट है, कुछ ह्यूमिडिटी भी है एयर कंडीशन की वजह से। इज इट हियर? समझ गए कि नहीं? तो ये मीडियम कहलाता है। द मैटर प्रेजेंट इन बिटवीन द, राइट ना, या इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मीडियम। तो ये दोनों चार्ज कहां पर प्रेजेंट है? इनके बीच का माहौल, तो वो माहौल के लिए ही वो क्वांटिटी है। इज इट हियर? आई विल नॉट स्पीक क्वांटिटी, इज अ कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट क्या है? के, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। व्हाट इज कॉल्ड दिस हियर? The constant of proportionality called what? Electrostatic, electrostatic क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट कह रहा था मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इज इट हियर? तो और इसकी वैल्यू कितनी होती है एसआई में? K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इज ये एक्चुअली है 9 इंटू 10⁻⁹। व्हाट इज दैट हियर? अब यहां पर एक बात आ गई, क्या 9 व्हाट यूनिट क्या होनी चाहिए इसकी? तो विल डिस्क्राइब हियर यूनिट। तो यहां से अलग से इसके लिए टास्क करेंगे अब। इज इट हियर? व्हाट इज दैट? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नहीं पढ़ेंगे, एप्सिलॉन, राइट ना, एप्सिलॉन। अब व्हाट अबाउट द यूनिट? इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली दिस इन्वॉल्विंग इन दैट फॉर्मूला। तो यूनिट हाउ विल यू फाइंड आउट? याद है कुछ आपको? कूलॉम्स लॉ याद है कि नहीं? ओह सॉरी, ग्रेविटेशन लॉ।
वैसे जी था यहाँ पर, तो व्हाट इज दैट हियर, f मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर, clear, or here will what, q1 and q2, it's k here that. So what is the unit of k, its unit what, Newton, its unit meter square, it's coulomb inverse square. This is the value of k, unit of k. So what is that here, coulomb meter square, Newton meter square, coulomb inverse square, it is the unit. अब फिजिक्स का फ्लो तो क्लियर है आपको, यूनिट एंड, हाँ यूनिट एंड डायमेंशन. तो यू नीड टू फाइंड आउट डायमेंशन ऑल्सो. डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे आप, तो सभी को क्लियर है, फोर्स मतलब एम एल टी माइनस टू. अब इतना तो अब डिटेल में 11th स्टडी किए हैं ऑब्वियसली, तो व्हाट विल यू दिस, एम एल टी माइनस टू. और व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस, एम एल टू. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कूलॉम्ब, 80. कूलॉम्ब तो हमेशा याद रखिएगा, दिस इज 80, इज इट और नॉट. तो व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला, एम एल हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम, और टी कितना हो जाएगा, -1, और हियर इट विल बी ए. दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर के, ये डायमेंशन फॉर्मूला फॉर के. तो एक मेडिकल वालों के लिए यहाँ पर आसानी से क्वेश्चन तैयार हो जाता है, द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद के, इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद एप्सिलॉन, डायमेंशन, यूनिट मेकिंग, इज इट हियर. मतलब ये स्टैंडर्ड ही है, ये नीट का ही स्टैंडर्ड है, जबरदस्ती हवा बनाए जरूरत नहीं है. आप नीट का पेपर उठा के देखिए, दिस इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपली फंडामेंटल या बेसिक नॉलेज क्वेश्चंस एक्चुअली हैव अर्लियर केम इन एग्जामिनेशन, राइट. तो इसमें कोई जरूरी नहीं है, मतलब बहुत ही हार्ड एंड फास्ट, वही करिए, बेसिक चीज़ों को अच्छे से सीखिए. तो आप, हाँ नीट जेई के एग्जामिनेशन में कुछ इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं कि इससे थोड़ा एक लेवल ऊपर चलना पड़ेगा आपको, इज इट हियर, बिकॉज उसमें हाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, और कुछ म्यूचुअल क्या करना होता है सब्सटीट्यूशन में, या फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने होते हैं, कुछ नए फॉर्मुलेटरी कंसेप्ट्स आते हैं उसमें, इज इट. नाउ कम ऑन प्लीज. तो वी हैव लर्नड हियर दिस यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ के, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. अब यहाँ तो हाउ द फॉर्मूलाज टू बी मॉडिफाइड हियर, ये एफ ऐसा लिखेंगे आप, के इज इक्वल टू, हियर विल बी व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इज इट हियर. और ये कितना आ जाएगा, हियर इट इज q1 और q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. या फिर इस न्यूमेरिकली के लिए आप इसे लेंगे 9 × 10⁹ और q1 q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. बट वन थिंग आई विल टेल यू दिस, कि न्यूमेरिकली के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इज इट हियर. नॉन न्यूमेरिकली के लिए आप ये लिखेंगे. तो ये जो वैल्यू, लेकिन अब आई कैसे ये वैल्यू, हाउ द वैल्यू इज टू बी ब्रॉट हियर दैट. तो कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशन करते हैं, बाय एक्सपेरिमेंटल कॉलम्स ब्रॉट हियर दिस द वैल्यू. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो वी हैव लर्नड हियर द कूलॉम्स लॉ एंड द स्टेटमेंट ऑफ कूलॉम्स लॉ. बट कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे स्ट्रेट वर्ड क्वेश्चन नहीं आते, स्टेट एंड प्रूव द कूलॉम्स लॉ. इतना इजी क्वेश्चन देंगे तो ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जो आपको समझ आना चाहिए. आपने इससे क्या सीखा कि सर दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स, दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन और उनके बीच की दूरी का स्क्वायर अपॉन होता है, और विल मल्टीप्लाई दिस बाय के. लेकिन सर आपने कहा था कि इनके बीच का माहौल, ये किस लिए, तो ये किसके लिए था, तो दिस इज फॉर व्हाट, तो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ये किसके लिए था, विदाउट मीडियम के लिए. तो ये फॉर वैक्यूम, किसके लिए था, फॉर वैक्यूम, फ्री स्पेस के लिए था, जहां कोई मटेरियल प्रेजेंट ना हो. तो देयरफॉर के इज फॉर, हियर यू विल राइट वेयर एप्सिलॉन नॉट. तो ये एप्सिलॉन नॉट किस लिए है, दिस इज परमिटिविटी, परमिएबिलिटी या परमिटिविटी, एबिलिटी, ओके, ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस का मतलब कोई मटेरियल नहीं होगा, फ्री स्पेस. तो व्हाट अबाउट दिस, अब इसके बारे में डिस्कशन हो जाए. चलिए, तो हाउ विल यू डिस्कस विद दैट हियर. आपने के लाया, के का इससे क्या रिलेशन है, सिंस के इज व्हाट, के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो जो के का है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए आप, एप्सिलॉन का बन जाएगा. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, सो यूनिट ऑफ के इज व्हाट, न्यूटन, कॉल करिए ना प्लीज, न्यूटन मीटर स्क्वायर, हाँ कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर. तो एप्सिलॉन की यूनिट क्या होगी, उल्टा ले लीजिए प्लीज. तो यूनिट ऑफ, व्हाट इज दैट यूनिट, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इट्स यूनिट विल बी व्हाट, न्यूटन इनवर्स, और आगे बोलिए प्लीज, मीटर इनवर्स और कूलॉम्ब. दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, राइट नाउ. तो डायमेंशन फॉर्मूला बताइए. तो आई होप यू कैन फाइंड आउट डायमेंशन फॉर्मूला. Is it here? What will be the dimension formula? MLT minus 2. Here it is this
minus of 1. Now next is what? L minus of 2. Here it is what? 80. जब भी आज के बाद कूलॉम्स को याद करेंगे तो चार्ज को 80. A फॉर करंट एम्पियर और T फॉर टाइम. इज इट? ये कहाँ से आता है? क्लियर है कि नहीं? करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज. तो ऑब्वियसली ये इसे हमने फंडामेंटल बनाया था करंट को. इसकी यूनिट है और टाइम के लिए क्या होगा? T. तो दैट इज दैट 80. You can derive it here further. What the dimension formula of epsilon naught will come here. Is it here? तो इस तरह का जो लेवल है ये आपका नीट का लेवल है. Is it here? इससे एक आगे बढ़ेंगे अपन न्यूमेरिकल्स में तो जेई का आ जाएगा. Is it here? Got it? Permeability of free space. Hope you understood you. हमने सीखा कूलॉम्स लॉ, है ना? सुनते भी जाइए, गोइंग और लिसनिंग, राइटिंग भी करते हैं, न्यूमेरिकल भी, और सोचते भी जाइए. ठीक है? सभी अगर आप इस तरह की स्टडी करेंगे तो आपका गेन ज्यादा होगा. इससे यहाँ वहाँ ध्यान भी नहीं भटकेगा. Is it or not? समझ गए कि? Come on please. कूलॉम्स लॉ. अब सर अगर क्या होगा, अगर दो चार्ज को किसी कमरे में बंद करके रख दे, तो चार्ज को कमरे में बंद करके रखोगे, क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा. ठीक है? तो ऑब्वियसली टू चार्ज वी आर टेकिंग. एक चार्ज ये हो गया और एक चार्ज ये हो गया. इज इट हियर? द टू चार्ज वी आर टेकिंग हियर दिस, इट्स अ Q1 और Q2, और इनके बीच का जो माहौल है वो क्या है? यहाँ पर एयर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, या फिर कोई और मीडियम प्रेजेंट है. अब फॉर्मूला कैसा बनेगा? तो ऑब्वियसली अब फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू, हियर यू विल राइट 1/4 पाई. अब यहाँ एप्सिलॉन होगा, मतलब ये एप्सिलॉन बदलता है, ये फैक्टर्स बदलता है. दिस फैक्टर फॉर फ्री स्पेस इज एप्सिलॉन नॉट, और फॉर मीडियम के लिए ये हो जाएगा. इज इट हियर? सो हियर इट विल बी व्हाट? Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. इज इट और नॉट? अब उसे आगे बढ़ा दीजिए प्लीज. तो ये F डैश शो कर देते हैं, चलिए उन्हीं चार्ज के बीच में. इज इट? आप कंपेयर भी कर सकते हैं आप ऑब्वियसली. तो सिंस इसके पहले पढ़ा है आपने, इट्स कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो डिवाइडेड बाय अपॉन एप्सिलॉन, इससे कंपेयर करते हैं आप. इसको मटेरियल की परमिएबिलिटी मीडियम की, ये किसकी होती है? फ्री स्पेस की, और ये होती है रिलेटिव, कि वो ऑब्जेक्ट उस फ्री स्पेस से कितना ज्यादा और कितना कम है, हाउ मेनी टाइम्स. सो इम्प्लाइज दैट व्हाट विल हियर दिस एप्सिलॉन कैन बी रिप्लेस्ड एज दिस. कुछ बुक में इसे कुछ के वगैरह से शो करते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं, कप्पा. इज इट हियर? हाँ. तो here you can express this here 1/4 pi. Is it or not? So what you will write in place there? Epsilon R or epsilon naught multiply by Q1 and Q2 divided by R square. तो you will see that इस epsilon R को जोड़ करके बाकी सब पुराना जैसे दिख रहा है. The old one is that here, और here divided by epsilon R, और here it is F dash. तो बताइए प्लीज epsilon R here that. तो अगर ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, अगर ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ऑब्वियसली नया फोर्स पुराने से कम हो गया, क्योंकि इसने डिवाइड कर दिया उसको. लेकिन अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो बढ़ गया फोर्स. तो इलेक्ट्रिक फोर्स दो पॉइंट चार्ज या दो चार्ज के बीच में फ्री स्पेस में ज्यादा काम करता है. इज इट? द इलेक्ट्रिक फोर्स यही है कि मीडियम पे डिपेंड है, मतलब मीडियम अगर आप बढ़ाएंगे तो फ्री स्पेस, बट डिपेंड्स ऑन की व्हाट इज एप्सिलॉन आर. अगर एप्सिलॉन आर नेगेटिव है तो फोर्स उनका ज्यादा होगा, क्योंकि कम वैल्यू है, वो लेस वैल्यू इज देयर. व्हाट इट हियर? तो नेक्स्ट प्लीज. तो F फ्री स्पेस में फोर्स होगा F डैश मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन R. इज इट? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज या टू चार्जेस, पॉइंट चार्जेस इन अ मीडियम, उनके बीच में जब इंटरवेनिंग मीडियम हो. बोलिए समझ गए कि नहीं? जैसे इसे कुछ कप्पा कहते हैं, जैसे पानी वाटर वगैरह के लिए कप्पा कहीं कहीं पर 40 यूज किया, तो वो कप्पा मतलब क्या? रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं. तो हियर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और ये एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इसे क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिएबिलिटी. ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट, और ये क्या कहलाती है? रिलेटिव, और ये क्या कहलाती है? परमिएबिलिटी ऑफ permeability of what? Of medium, जो भी मीडियम नाम होगा. इज इट और नॉट? अब आप सीख चुके हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में. इज इट और नॉट? होप यू अंडरस्टूड. अब कूलॉम्स लॉ का कुछ और फॉर्म्स डिस्कस करते हैं, देन विल गो टू द न्यूमेरिकल्स. मैं फिर कह रहा हूं आपसे, न्यूमेरिकल के थ्रू अप्रोच स्टडी करेंगे तो आपका गेन ज्यादा होगा. इज इट हियर? और वो एवरी संडे जो टेस्ट देंगे आप टेस्ट में, तो उसमें भी आपका गेन होगा. तो वो रिटर्न एसे में अगर आप सुनते चले जाएंगे अच्छा लगेगा, मैं तो बढ़िया पढ़ाऊंगा आपको, है कि नहीं? लेकिन गेन कब होगा आपको? जब आप संडे टेस्ट में आंसर्स लिखेंगे, क्योंकि एक बार बोर भी मारेगा ना आपको, कौन लिखे. इज इट हियर? तो ये जब चीजें जब अपनी मन की भावनाओं पे आगे बढ़ते जाएंगे ना आप, है ना,
तब आपका डिप्रिसिएशन शुरू हो जाएगा। भाई ज्ञान तो एग्जिस्टिंग कर रहा है ना, मेरे दिमाग में है, बुक में है, सब जगह है, तो फिर क्या करना पड़ के उसको, अपना ही तो है, अपना ही तो दिमाग है, अपनी तो बुक है, अपनी तो लाइब्रेरी रखे रहने तो वहीं पर। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना आप चीज़ों को सीखेंगे। ऐसे ठीक है, चलिए लेट्स कम ऑन प्लीज। फाइनली 2 पॉइंट चार्ज के बीच में आपने फोर्स को डिस्कस किया है, इज इट ए नॉट? अब हमारे पास में हियर इट इज दैट, मतलब F इज इक्वल टू K Q1 और इट्स व्हाट हियर K Q2, इज इट और नॉट? R स्क्वायर। तो पूरी की पूरी ये क्या है, क्वांटिटी है। क्या कोई मैंने एरो हेड यूज किया इसके ऊपर? नो। तो ये इज अ टाइप ऑफ स्केलर, जैसे हम कहते हैं ना 2 किलो, 2 kg, 3 मीटर, 5 सेकेंड, ऐसा कुछ एक क्वांटिटी है फिजिकल। अब मुझे इसे वेक्टर बनाना है, क्या बनाना है मुझे? वेक्टर। तो थोड़ा सा रिकॉल करिए आप, किसी क्वांटिटी को जब आपको वेक्टर बनाना होता था उस डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर से आप उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी डायरेक्शन की, तो ये बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी। इज इट? ये पढ़ा था कि नहीं आपने? आपने ऐसा कुछ पढ़ा था, ए मैग्नीट्यूड ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? जब अपन इसे बिना एरो के लिखते हैं तो ये एरो मतलब उसी की मैग्नीट्यूड बनाई गई, इसलिए एरो के बाद, इज इट? तो व्हेन यूनिट वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड देन वेक्टर क्वांटिटी विल कम हियर। दैट, बोलो समझ गए कि नहीं? इज इट? आगे बढ़ जाइए प्लीज। तो दिस इज टू मल्टीप्लाई बाय आर कैप। अब आर कैप से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे अब? क्यों आर कैप? क्यों सर? क्योंकि यहाँ इस पूरे फिजिकल एक्सप्रेशन में कौन वेक्टर क्वांटिटी है? के वेक्टर है। नो सर, इज अ कांस्टेंट। Q1 Q2 चार्ज, हाउ इट कुड बी। तो अगर कोई वेक्टर है तो कौन है? डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन है। इसको कैसे समझेंगे आप? वी कैन अंडरस्टैंड हियर दिस, अपन ये ले लिया यहाँ से, ठीक। ये एक चार्ज स्पेस में है, सपोज करिए ये 1 चार्ज Q1, इसका कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा, और एक और चार्ज है हमारे पास यहाँ Q2, इसका भी कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा। तो पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा आपको। तो ओके, विद रिस्पेक्ट टू इसका पोजीशन वेक्टर R1 और इसका पोजीशन वेक्टर व्हाट विल बी? R2। तो इनके बीच का डिस्टेंस ऑब्वियसली इसको कहेंगे रिलेटिव वेक्टर, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर R1 R2। याद है कुछ अपन को? अब थोड़ा सा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन याद करिए। इज इट? ये वेक्टर और ये वेक्टर, अगर आप इसका डिस्टेंस यहाँ से, इज इट, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं आप और ऐसा भी ले सकते हैं आप, इज इट? ये तो अगर इसकी बात कर रहे हैं आप, तो डिस्टेंस ऑफ Q1 फ्रॉम Q2, तो आप इसे क्या कहेंगे? डिस्टेंस ऑफ, है ना, तो क्या लगेंगे? 2 1, इज इट? और इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? R12। तो डिस्टेंस फ्रॉम 1, डिस्टेंस ऑफ क्या बोलेंगे? इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम 2, इज इट? तो R21, और डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम 2 इट इज R12। तो अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, इज इट? तो ट्रायंगल वेक्टरेशन याद है आपको? यहाँ पर R1 और कंटिन्यूस इसी का डायरेक्शन ये है, इज इट? व्हाट इज दैट हियर? R21 इज इक्वल टू R2, इज इट? तो हियर इट विल बी R21 इज इक्वल टू व्हाट? R2 माइनस R1। याद है क्या कुछ? हम सिमिलरली R12 को कैसे लिखेंगे आप? ऑब्वियसली R1 माइनस R2। बोलो क्लियर और नॉट? यहां तक समझ गए? ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, ऐसा कुछ, इज इट? वापिस आइए प्लीज। तो हियर इट इज दैट, तो देयर आर 2 चार्जेस आर लोकेटिंग इन 3D स्पेस विद देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर। तो व्हाट यू विल राइट? K Q1 Q2 बाय R2। तो ऑब्वियसली आप ऐसा लिखेंगे इसके लिए R21 कैप, तो ये भी होगा 21। हियर इट इज, ये थोड़ा पहले आगे बढ़ा देता हूँ इसको, इज इट? हियर तो हियर इट विल बी व्हाट? R स्क्वायर, और ये कितना था? तो आप पूरे एक्सप्रेशन इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं आप? R वेक्टर डिवाइडेड बाय R, ऐसे लिखेंगे। सो व्हाट नेक्स्ट विल बी दिस के, अब ये वेक्टर बन गया, वी मेड हियर दिस वेक्टर, इज इट? हियर नाउ नेक्स्ट इज, तो K Q1 Q2, इट्स K Q1 Q2, ठीक है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय व्हाट? R स्क्वायर, सॉरी इट्स विल बी व्हाट? R क्यूब, और ये हो गया R वेक्टर। बट इट्स इनडेफिनिट, किसके लिए नहीं बता रहा है?
तो अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है Q1 Q2 और ये एक और पॉजिटिव चार्ज, तो इसका इससे डिस्टेंस, इसे क्या कहते हैं, R21। तो उस समय ये रिपल्सन करेगा इधर से, ऐसा रिपल्सन के बीच में होगा। इज इट हियर? तो हियर इट इज दिस F21, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, force on 1 due to 2. What will be here that here? So K Q1 Q2 ये सेम होगा और डिवाइडेड बाय R21 का Q, और here it will be R21 वेक्टर। इज इट? तो इसके प्लेस पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इन द टर्म्स ऑफ, क्लियर? बोलिए समझ गए कि नहीं? इन द टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, दैट इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 cube, or here it is R21 vector minus R1. Is it? This is the position vector form. Similarly, what you will write for that here? Similarly means it's positive Q1, or here it is again second positive. अब आप किस फोर्स की बात करें? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो पोजीशन वेक्टर व्हाट विल दिस, इसी में थोड़ा चेंज आएगा स्लाइटली। व्हाट विल कम हियर दैट F12 F21 इज इक्वल टू, बोलिए प्लीज, K Q1 Q2, हियर इट विल बी R12 Q, और हियर इट विल बी R1 माइनस R2 वेक्टर। इज इट और नॉट? तो ऑब्वियसली इफ दीज क्वांटिटीज आर, ये वेक्टर फॉर्म है, इसी को कहते हैं वेक्टर फॉर्म। तो योर व्हाट इज द टाइटल ऑफ दैट हियर? कई बार सम टाइम द क्वेश्चन कम्स हियर दैट कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कि वो राइट द वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो हियर इट इज वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ, नॉट ऑन, हाँ, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ। हाँ, वेक्टर फॉर्म इसी को कहते हैं। तो एग्जाम में डायरेक्ट आप लिखेंगे, ऐसा डिराइव नहीं करेंगे। आई हैव एक्सप्लेन यू बिकॉज आप वेरी अर्ली, मतलब 11 से आए आप 12 में बहुत सारी चीजें भूल चुके होते हैं, जैसे आई एम एक्सप्लेनिंग यू, बट इसका एक्सट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। इज इट क्लियरली अंडरस्टूड? तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्लीज, स्लाइटली थोड़ा और आगे बढ़िए। तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे, होल इंटायर वैल्यू विल फाइंड आउट हियर दिस, ठीक है? जब इसकी पूरी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी, is it, और इसकी और इसकी, is it? तो what will come here that? Obviously it will come same. क्यों बताइए? Because sir R1 minus R2 whatever is this here, इसका मैग्नीट्यूड, और R2 minus R1, is it here? इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम आएगा। is it here? तो is it following the Newton's third law of motion? Yes. Yes sir. कि F1 is exerting F12 means force on 1 due to 2. So here you can write here, therefore what? Here it will be what? Therefore F12 का magnitude is equal to what will be this? F21 का magnitude. तो what will speak here? Yes, this is following the Newton's third law of motion. तो एक क्वेश्चन और बन गया, justify the statement that Coulomb's law is following the Newton's third law of motion. ये existence है, दोनों की वैल्यू बराबर है। Is it here? तो as यहाँ लिखेंगे आप F12, अगर हमें कहते हैं कि F12 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, तो F21 किधर था? प्लीज टेल मी। ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में था, तो ये नेगेटिव था। इट इज दैट हियर F12 इज इक्वल टू F21। इज इट हियर? देयर मैग्नीट्यूड आर सेम बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? एक्शन रिएक्शन। क्लियर है? तो एक्शन रिएक्शन का मैग्नीट्यूड सेम होता है, उनके डायरेक्शन अपोजिट हो सकते हैं, दे कैन बी। क्लियरली? तो आपने सीखा Coulomb's law and yes, is it here? And the other forms of that here, is it? Now let's come on, please see the numericals. इसी वर्ष पर आप न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे। So कल in the next period we'll see the numericals of the Coulomb's law. Your assignment of the day today, you will solve that. Yeah, class assignment 2. How many numericals are given here? All 4 to 5 numericals are there. ये इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके जेई के हैं और कुछ मेडिकल्स के। इज इट हियर? न्यूमेरिकल्स ऑलवेज विल गो थ्रू द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन, नीट और जेई के। आप नीट जेई बार बार सुन के से मत सोचिएगा, न्यूमेरिकल्स तो न्यूमेरिकल्स उन्हें अटेम्प्ट करना है, मतलब ये जस्ट नॉट मेकिंग स्पेशलाइज्ड की बार बार, मतलब यहाँ कोई बिजनेस नहीं करना है कि ठीक है हाँ बस जेई बोल दो नीट बोल दो बस मजा आ गया, चार्ज भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। इज इट हियर?
नहीं, कॉन्सेप्ट तो वही है ना। बहुत सारे स्टूडेंट आपने देखा होगा स्टेट बोर्ड पढ़ाई करते हैं और जेईई की तैयारी करते हैं, कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है ये। इज इट हियर? अगर आपके कॉन्सेप्ट सही क्लियर है, एवरीथिंग एल्स इज, तो क्योंकि सब्जेक्टिव प्रिपरेशन की डाउन हो जाती है इसलिए। इज इट हियर? सो योर असाइनमेंट दैट 5 क्वेश्चन ऑल टुगेदर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।